सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डेली की तरह इस बार भी सेशन थोड़ा लेट हो गया। सो आज हम बात करेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि कल तक हम लोग डीएनए का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखे। बेसिकली डिटेल में जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय पूरा उसका बैकबोन से लेके पूरा और डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे। बट अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितना ज़रूरत था वो हम पढ़ लिए। और मिसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट लास्ट लेक्चर में हमने देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और मिसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट हमने देखा, एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट देखा। सो ओवरऑल मिला के उस टॉपिक में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है मिसल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट से। थोड़ा सा बेसिक भी रहता है और थोड़ा सा मतलब उसमें जाके आप अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आता है जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। सो यहाँ पे जो आज का लेक्चर है वो है टोटली किस पे है, रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो मैंने पीडीएफ की बात की है, पीडीएफ एक दो दिन में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थोड़ा अभी उसमें थोड़ा टाइम है। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोकैरियोट्स में यहाँ पे देख सकते हो कि एक मिनट। हाँ, तो प्रोकैरियोट में जो डीएनए जो रहता है वो सारा जेनेटिक मटेरियल आपका कहाँ पे रहता है, वो रहता है साइटोसोल में। सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होगा आपका, जाके यहाँ पे साइटोसोल में होगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, पूरा का जेनेटिक मटेरियल है नहीं आपका, डीएनटीपी आरएनटीपी, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सब कुछ कहाँ पे होना है, साइटोसोल में। इसमें न्यूक्लियस ऐसे तो डीएनए होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में आपका जाके यूकैरियोट में रेप्लिकेशन चलता है, बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट कहाँ पे चल रहा है, साइटोसोल में। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये प्लाज्मिड डीएनए, इसके पास जो है सिंगल रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट रहता है यहाँ पे, ओराई सी पॉइंट, मोनो रेप्लिकॉनिक भी बोलते हैं। अच्छा, ये मोनो रेप्लिकॉनिक है, मतलब कि रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, और इसके पास क्या होता है, ओराई सी साइट होता है जो कि 80 रिच रहता है। और एक बात और कि मल्टी रेप्लिकॉनिक किस में होता है, मल्टी रेप्लिकॉनिक का अगर बात करें तो वो जाके आपका यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे आपका जाके यहाँ पे एक ओराई साइट है, यहाँ पे एक ओराई साइट है, देखो आप, फिर रेप्लिकेशन बबल बन रहा है। और ये रेप्लिकेशन बबल में फॉर्क कितने बने, यानी कि अगर आप बात करो ये रेप्लिकेशन बबल है। यहाँ पे जाके आपका थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपका देखो, अगर इसको 20 से काटा जाए तो एक फॉर्क ये बन रहा है और दूसरा फॉर्क कौन सा बन रहा है, ये। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्क बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू फॉर्क। मल्टीपल ओराई इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें यूकैरियोटिक में, तो उसमें मल्टीपल ओराई साइट होता है, यहाँ पे देखो आप दिखाया हुआ है। और फिर रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो एलोंगेशन के डायरेक्शन में वो फिर खोलते जाता है, अनवाइंडिंग होते जाता है, और वो उसमें रेप्लिकेशन होते जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स एट, ये सब कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा। वन स्पेसिफिक लोकस, सेवरल स्पेसिफिक लोकाई, अ सिंगल लोकस रैंडमली फ्रॉम सेवरल लोकाई रैंडमली। क्रोमोसोमल डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट और स्टॉप कहाँ होता है, कोई क्या अलग रैंडम प्लेस पे हो जाता है, या कोई लोकस है डिफरेंट लोकस, तो एक स्पेसिफिक साइट से स्टार्ट होता है और एक स्पेसिफिक साइट पे हो जाता है।
अब यहाँ पे देखो कि origin of replication usually contains GC rich sequence, both AT rich and GC rich sequence, no particular stretch of sequence, AT rich sequence। तो पहले ही स्लाइड में यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि ये जो ओराई सी पॉइंट होता है इसमें कौन सा सीक्वेंस होता है, एटी रिच सीक्वेंस। और एटी रिच सीक्वेंस जो होता है वो इसलिए क्योंकि जो डीएनए होता है यू प्रोकैरियोट का वो एटी रिच होता है, और जो डीएनए होता है वो यूकैरियोट्स का वो जीसी रिच होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिखाया हुआ है रेप्लिकेशन का ओरिजिन हो रहा है एक साइड से ओराई सी से, रेप्लिकेशन बिगिंस हो रहा है, रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है, और अल्टीमेटली दो डाउटर डीएनए में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो कि जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए में इकोलाई में, उसको कहते हैं हम लोग थीटा रेप्लिकेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, थीटा रेप्लिकेशन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जानना है। आप ये पूरा वॉटसन का नोट्स है, और यहाँ पे आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली उस स्लाइड को क्लियर कर लेंगे। हम लोग हर एक 3-4 दिन पे एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें जो भी डाउट्स आएंगे वो सारा हम लोग एक जगह पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ रेप्लिकेटर्स। अब यहाँ पे देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोट्स पे ओराई सी इकोलाई का पॉइंट है, जो कि 13 मर सीक्वेंस और यहाँ पे 9 मर सीक्वेंस होते हैं। तो 9 मर कितने होते हैं आपके 5, और 13 मर सीक्वेंस कितने 3। सो ये न्यूक्लियोटाइड के एक स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो SV40 क्या है, तो SV40 जो है वो यूकैरियोटिक वायरसेस है। उसमें ईपी पॉइंट होता है और पी पॉइंट होता है। पी पॉइंट मतलब पेंटामर बाइंडिंग साइट्स, और जो ईपी पॉइंट होता है अर्ली पैलिंड्रोम। यहाँ पे आप देखोगे कि 13 डिजिट जो इसका है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। वो क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगर ए टी ये है तो उसके बाद ये वाला भी कैसा होगा, ए टी वही सेम सीक्वेंस ये भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ओराई सी जो है वो 9 सीक्वेंस का जो है वो डीएनए ए जो है जब बाइंड करेगा, डीएनए ए क्या है, डीएनए क्या है, तो वो हेलिकेज है। वो डीएनए क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको डीएनए सी हेलिकेज है, और डीएनए ए क्या है आपका, इनिशिएटर प्रोटीन होता है। सॉरी मैंने वहां पे गलत बोल दिया। डीएनए ए जो है इनिशिएट करता है, तो वो बाइंड कहाँ पे करेगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ देखो, ये जो 13 बेस पेयर रिपीट सीक्वेंस है वो 80, ये यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो वाला कौन सा रिच रीजन होता है, 80 रिच या जीसी रिच या बोथ। ठीक है, या कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रेचेस नहीं है, तो वो यहाँ पे 80 रिच होगा। क्या होगा, 80 रिच। तो सबसे पहले जो डीएनए ए है इनिशिएटर प्रोटीन है। डीएनए क्या है आपका, यहाँ पे इनिशिएटर प्रोटीन है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। जब हम लोग यूकैरियोट्स पढ़ लेंगे, लास्ट में जब प्रोकैरियोट्स पढ़ लेंगे, तो सारा प्रोटीन्स को एक जगह लिख के और फिर उसका टेब्यूलर फॉर्म देखेंगे, कितना साइज का है, कितना क्या है। और जब यूकैरियोट्स पढ़ लेंगे फिर कॉम्पेरेटिवली दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो ये वाला जो ग्रीन वाला यहाँ पे शो किया गया वो क्या है, डीएनए ए है। ठीक, और ये ब्लू वाला जो है 9 बेस पेयर रिपीट सीक्वेंस जो है वो पूरा का पूरा बाइंड कर लेता है किसको, डीएनए ए को। और जो 13 बेस पेयर 3 सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, वहां पे क्या होता है, मेल्टिंग होता है। वहां पे क्या होता है, मेल्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि डीएनए जब अनवाइंडिंग हुआ, अनवाइंडिंग किस में हो रहा है, यहाँ पे 13 बेस पेयर रिपीट्स में। ठीक, अब यहाँ पे डीएनए का जब अनवाइंडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आके कौन लगेगा, एसएसबी प्रोटीन। यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन का, यहाँ पे येलो वाला जो पार्ट है वो एसएसबी प्रोटीन है। और एसएसबी प्रोटीन का क्या काम है, तो एसएसबी प्रोटीन जो वापस जो डीएनए आपका अनवाइंड हुआ है वो वापस से खुल ना जाए,
वो वापस से सॉरी वो खुला हुआ है, वो वापस से बाइंड ना कर जाए, इसीलिए एसएसबी प्रोटीन वहां पे आके लग जाता है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसका पूरा नेम है, ठीक। अब यहाँ पे हेलिकेज आके जुड़ जाता है दोनों तरफ। हेलिकेज का दूसरा नाम क्या है? डीएनए बी, ठीक है। अब देखो, डीए हेलिकेज डीएनए बी है, और हेलिकेज लोडर का नाम क्या है? डीएनए सी, ठीक है। हेलिकेज क्या है? प्रोटीन और एंजाइम आप बोल सकते हो, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और अनवाइंड करते जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत? ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये अगर इसको 5' नेम दो, एक मिनट, अगर ये है 5' एंड, ये है 3' एंड, ये है 3', ये 5', तो आपका हेलिकेज का जो डायरेक्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा होगा? अगर हेलिकेज 5' टू 3', जो हेलिकेज का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? 5' टू 3'। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है स्लाइड में, आप ऐड कर लोगे अगर। हाँ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आप स्लाइड में ऐड कर लोगे, नोट्स बनाओगे जब वहां पे, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा होगा? 5' टू 3', ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब डीएनए बी और डीएनए सी, डीएनए बी हमारा कौन क्या चीज है? डीएनए बी हमारा हेलिकेज है। यहाँ पे डीएनए बी क्या है? हेलिकेज। और डीएनए सी क्या है? तो डीएनए सी है हेलिकेज लोडर। मतलब एक देख रहे हो यहाँ पे, ये ऐसे ड्राइंग नहीं किया हुआ है, ये ब्लू और पिंक, मतलब एक है आपका डीएनए बी जो पिंक वाला यहाँ पे हेलिकेज लोड हो गया है, वो क्या है? डीएनए बी। और डीएनए सी क्या है आपका? हेलिकेज लोडर, वो क्या हो गया है? आउट हो गया है चैप्टर से बाहर, ठीक है। चैप्टर से बाहर नहीं गया है वो, इस रिएक्शन से बाहर चला गया है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ? ओराई सी पॉइंट कितने बेस पेयर का था? 245 बेस पेयर का। एस बी 40 में यहाँ पे कितने बेस पेयर का आपका है? एस बी 40 जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, एस बी 40 कितने का है? 65 बेस पेयर का। यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सेरेविशी में कितना, यानी ईस्ट सेल में कितने का है? 100 बेस पेयर। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर जो आपका ओराई सी पॉइंट है वो कितने कितने बेस पेयर का है। जैसे कि इकोलाई में 245 बेस पेयर है, आपका एस बी 40 यूकैरियोटिक वायरसेस में कितने बेस पेयर का है? तो 65 बेस पेयर का है। और ईस्ट सेल में कितना है? तो 100 बेस पेयर का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएटर प्रोटीन आता है। ये आपको याद रखना है कि इनिशिएटर प्रोटीन जो है वो आपका क्या है? एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब उसको एटीपी चाहिए फंक्शन के लिए, ठीक है। वो क्या करता है? 9' सीक्वेंस पे बाइंड करता है। यहाँ पे आपने देखा वो कहाँ पे बाइंड कर रहा है? 9 बेस पेयर जो सीक्वेंस है, 9' सीक्वेंस, वो कितने हैं टोटल? 5। वो सारे इसके अराउंड रैप हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है? मेल्टिंग स्टार्ट होती है कहाँ पे? 13 सीक्वेंस में। ये जो रेड वाला है वो क्या है? 13 सीक्वेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो अनवाइंड हो रहा है वहां पे, ठीक है। डीएनए सी क्या था? लोडर। डीएनए बी क्या था? हेलिकेज है। और हेलिकेज कैसा है? एटीपी डिपेंडेंट है। हेलिकेज कैसा है यहाँ पे? एटीपी डिपेंडेंट। डीएनए ए भी कैसा है? वो भी एटीपी डिपेंडेंट है। मतलब डीएनए ए और डीएनए सी, डीएनए ए और डीएनए सी कैसा है? डीएनए ए और डीएनए सी नहीं, डीएनए ए और डीएनए बी हेलिकेज, मतलब डीएनए बी हेलिकेज, डीएनए ए इनिशिएटर प्रोटीन। तो वो दोनों एटीपी डिपेंडेंट है, और डीएनए सी जो है वो लोडर है, वो एटीपी डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सा एटीपी डिपेंडेंट है, तो आप वहां पे टिक लगाओ डीएनए ए और डीएनए बी एटीपी डिपेंडेंट है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए आप पढ़ लोगे, जैसे कि दीज प्रोटीन बाइंड टू द रेप्लिकेटेड डीएनए, और ऐसे बाकी मैंने ऊपर सारा क्लियर कर लिया है। इनिशिएटर प्रोटीन इंटरेक्ट विद एडिशनल फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन इनिशिएशन। तो इनिशिएशन प्रोटीन क्या एडिशनल फैक्टर रिक्वायर करता है, मतलब एटीपी का जरूरत होता है वहां पे। अनवाइंड द रीजन ऑफ डीएनए एडजेसेंट टू देयर बाइंडिंग साइट टू फैसिलिटेट द इनिशियल ओपनिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। डीएनए ऑल्सो रिक्रूट्स हेलिकेज। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट है, मतलब लाता है उसको। इकोलाई डीएनए रेप्लिकेशन रेगुलेटेड बाय डीएनए ए एटीपी लेवल्स एंड सीक्वेंस ए। ठीक है, ये सब आप पढ़ लोगे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला टेबल जो है वो वीवीआई है, वो क्या है, वीवीआई। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए ए जो है प्रोटीन, वो क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन है। वो क्या है, इनिशिएटर प्रोटीन। और वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ओराई सी सीक्वेंस को, ओराई सी पॉइंट को, सॉरी नॉट सीक्वेंस। और उसके बाद डीएनए बी क्या है, हेलिकेज। ठीक है, वो डीएनए को अनवाइंड कर रहा है। डीएनए सी क्या है, तो डीएनए सी जो है रिक्वायर्ड फॉर डीएनए बी बाइंडिंग एट ऑरिजिन। डीएनए सी लोडर है, क्या है, लोडर। ये देखो लोडर है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो डीएनए ए है और डीएनए बी, वो तो एटीपी डिपेंडेंट है ही, वो तो रिकॉग्नाइज हो रहा है इसी को, मतलब वो करता ही है कि वो इनिशिएट कर रहा है एप्लीकेशन। बट एच यू हिस्टोन लाइक प्रोटीन, फिर फिस डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब हिस्टोन लाइक प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये सारा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इनिशिएशन को। ये क्या करता है, इनिशिएशन कराता है, मतलब एक कर रहा है तो दूसरा उसको बढ़ावा दे रहा है। तो बढ़ावा कौन दे रहा है, एक बदमाशी कर रहा है तो दूसरा उसको बढ़ावा दे रहा है। तो बढ़ावा दे रहा है कौन, तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन, यानी एच यू, एफ आई एस और आई एच एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएटर है। ठीक, बाकी जो आपका प्राइमेज है डीएनए जी, ठीक, प्रोटीन जो है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। एसएसबी तो आपको बता दिया, जो अनवाइंडिंग करता है डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे ऊपर पे आके लग जाता है और फिर वो क्या होता है, उसको वापस से बाइंड नहीं होने देता है। ठीक है, डीएनए गायरेज भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, डैम मिथाइलेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब आगे का है, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया था कि आप एक बार पढ़ लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस, ये रेप्लिकेटर है। ठीक है, इनिशिएटर आया, रेप्लिकेटर पे लगा और फिर ये दो रेप्लिका बना दिया। आप इसको बेसिक अच्छे से समझना है तो इसका मतलब पहले आप एनिमेशन देखो। आप ऐसे डालना रेप्लिकेशन एनिमेशन और प्रोकैरियोट्स, उसमें कैसे इनिशिएटर आता है, कैसे वो लोड करता है लोडर से, वो सारा कुछ आपको जो है 3D में विजुअलाइजेशन एनिमेशन से होगा। यहाँ पे एनिमेशन नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, आप उसको पूरा अच्छे से ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप पूरा उसको देखोगे, उसका एनिमेशन, और फिर उसको कोरिलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, ये सारा पढ़ोगे। आफ्टर द इनिशिएटर डीएनए हैज बाउंड टू ओराई सी, मतलब इनिशिएशन हुआ, डीएनए ए बाइंड किया, अनबाउंड किया किसको, 13 मर, मतलब 9 मर बेस पे क्या कर, 9 मर सीक्वेंस क्या करता, जो 5 सीक्वेंस था वो डीएनए ए के अराउंड बाइंड हो रहा था और 13 मर वाला खुल रहा था, अनबाइंड हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो प्रोटीन है एंड डीएनए ए रिक्रूट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 प्रोटीन, डीएनए हेलिकेज और हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर और हेलिकेज आता है और हेलिकेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है। डीएनए सी जो है एटीपी यूटिलाइज करता है, ए प्लस प्रोटीन, मतलब एटीपी का यूटिलाइज करता है। हेलिकेज रिक्रूट्स डीएनए प्राइमेज, ये सारा आप लोग पढ़ोगे, पॉइंट मैंने ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब देखो बेसिक एंजाइम्स आपका क्या है, बेसिक एंजाइम, यही मैं उस समय स्लाइड खोज रहा था जो कि मुझे नहीं मिला, बट ठीक है अभी आगे आ गया लेक्चर में। डीएनए जो ये है आपका हेलिकेज, हेलिकेज यानी डीएनए बी, ये इसका पोलैरिटी क्या है, यानी ये वाला आप स्ट्रैंड देखो तो आपका क्या है पोलैरिटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से जो है थोड़ा क्लियर होगा, क्योंकि अभी जो ये स्लाइड सारा चल रहा है
उसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, 1-2 दिन में सारा सेटअप अच्छे से हो जाएगा, तो हम लोग और अच्छे तरीके से बता पाएंगे और आप भी अच्छे तरीके से पूरा वो करोगे। और फिर हम लोग लाइव सेशंस भी रखेंगे जिसमें आप डाउट्स के साथ साथ आप उसी समय आप करते जाओगे। उस समय जब एक बार ही क्या होगा ना कि एक बार ही सारी लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक। जिस दिन डाउट सेशन होगा या फिर एक बार पूरा रिवीजन कराना हो तो उस दिन लाइव रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हेलिकेज जाते जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, किसी को तोड़ना है तो उसमें क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी उसको लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, अब जब डीएनए आ रहा है यहाँ पे, तो देखो एक रेप्लिकेशन फॉर्क शो किया हुआ है, यहाँ पे डीएनए हेलिकेज आ रहा है, तो हेलिकेज क्या कर रहा है, हेलिकेज जो है वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कर रहा है। मतलब कि ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद रखना कि कौन सा सुपर कॉइलिंग है। मतलब अगर आपको मैं समझाऊं तो जैसे देखो, आप डीएनए है वो पूरा सुपर कॉइल हो रहा है, पूरा ऐसे पॉजिटिव, फिर उसके बाद आता है टोपो आइसोमरेज 2, उसके बाद क्या आ रहा है, टोपो आइसोमरेज 2। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, टोपो आइसोमरेज 2। ये टोपो आइसोमरेज 2 क्या कर रहा है, ये दो तरह का टोपो आइसोमरेज होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, ठीक। 1 क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कट करता है डीएनए को, और टोपो आइसोमरेज 2 का दो फंक्शन होता है, उसके दो सब यूनिट होते हैं, और उसका एक और नाम क्या है, डीएनए गायरेज। प्रोकैरियोट्स में उसका नाम है डीएनए गायरेज। और जो उसके दो सब यूनिट होते हैं, इंडोन्यूक्लिएज और एक एक सब यूनिट होता है एंडोन्यूक्लियस, की एक्टिविटी करता है, मतलब जो वो अनवाइंडिंग हुआ है, सुपर क्वाइल हुआ है, उसको कट करेगा। यानी उसके पास एक होता है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और एक क्या करेगा पूरा, उस यहाँ पे देखो आप कट कर दिया, और एक जो है लाइगेट करेगा, लाइगेज, ठीक। जैसे ये ऐसे हो रहा है, अब उसको कट करके जोड़ दिया, अब वो वापस से पूरा खुल गया, ठीक है। यानी शुरुआत में तो क्या हुआ, वो इंडोन्यूक्लियर मतलब वो मतलब पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग हुआ, और लास्टली वो निगेटिव सुपर क्वाइल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है सिनेरियो। अब तो देखो कि मेन हीरो कौन है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको ठीक है। अब जो मेन एंजाइम है वो हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब एसएसबी लग गया, हेलिकेज लग गया है, अब उसका पॉलीमराइजेशन तो करना पड़ेगा। तो पॉलीमराइजेशन के लिए क्या जरूरत है, क्या क्या फैक्टर्स है, तो 3OH ग्रुप, 3OH ये इंड उसको चाहिए होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, हाँ। और एक उसको क्या चाहिए होता है, टेम्पलेट चाहिए होता है, एक क्या चाहिए होता है उसको, टेम्पलेट चाहिए होता है। तो ये टेम्पलेट और 3OH एंड चाहिए होता है। तो ये 3OH प्राइम कौन प्रोवाइड करेगा इसको, तो 3OH प्राइम इसको प्रोवाइड करता है कौन, प्राइमेज, डीएनए जी। तो यहाँ पे देखो, प्राइमेज, प्राइमेज एक्टिविटी कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो आप, काम तो है सारा डीएनए पॉलीमरेज का, बट प्राइमेज ऐड होगा, मतलब उसको 3OH ग्रुप चाहिए, कुछ इनिशिएटर चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू, मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के। अब यहाँ पे कौन सा पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, वहां पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। अब आरएनए ऐसा क्या प्रोवाइड कर देता है, तो आरएनए आरएनटीपीज प्रोवाइड करता है, और डीएनए क्या प्रोवाइड करता है, डीएनटीपीज। अब देखो बैक्टीरियल सेल है, उसके तो साइटोसोल में डीएनटीपी भी है, और उसके साइटोसोल में आरएनटीपी भी है, उसके साइटोसोल में क्या है, आरएनटीपी। तो कैसे पहचानेगा वो कि हमको आरएनटीपी लेना है, हमको डीएनटीपी लेना है। और एक चीज और है कि आरएनटीपी मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में वो प्रेजेंट है साइटोसोल में, और जो डीएनटीपी है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। बट उसको पता कैसे चलता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में बेसिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट था, जो पहला लेक्चर किया उनको पता होगा, ये स्ट्रक्चर जो था वो आरएनटीपी का स्ट्रक्चर था, और ये डीएनटीपी का स्ट्रक्चर था। अब आरएनटीपी डीएनटीपी में मेन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन से ओ ग्रुप, यानी एक ऑक्सीजन वहां से रिमूव है, डीऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्राइमेज क्या करता है, आरएनटीपी यहाँ पे
ट्राइफॉस्फेट पहले से उसके पास है। अब वो जब ऐड करता है आगे तो वो मोनोफॉस्फेट ऐड करते चल जाता है, और उसको भी आरएनए पॉलीमरेज को भी क्या चाहिए, उसको भी टेम्पलेट चाहिए। उसको क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए वर्क करने के लिए। एवी नहीं सिंथेसिस करते जाएगा। पहले यहाँ पे देखो 5 प्राइम एंड है, 5 प्राइम एंड पे आपको पता था लास्ट क्लास में मैंने बताया फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पॉलीमरेज है वो रीड करते 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 आया और लास्ट में यहाँ पे स्टॉप हो गया। वो कैसे स्टॉप हुआ, मतलब कि ये जो डाउटर स्ट्रैंड है ये बनाते 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 आया, फिर वो स्टॉप हो गया, यानी कि अब आगे टेम्पलेट नहीं बचा है। अब वो कॉपी किसके भरोसे करेगा, अब इसके पास मान लो A है, तभी ना वो यहाँ पे T ऐड करेगा। अब कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है, कि मतलब क्या क्या अभी तक हुआ। सबसे पहले आके क्या जुड़ा, इनिशिएटर प्रोटीन यानी डीएनए ए इनिशिएट कर दिया। उसके बाद डीएनए बी और सी आता है, मतलब लोडर, हेलिकेज लोडर, और हेलिकेज को लोड करता है, और हेलिकेज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ठीक है। और 5 प्राइम 3 प्राइम मूव करने से पहले यहाँ पे क्या आ गया है, एसएसबी, ताकि वापस से फोल्डिंग भी नहीं हो। साथ में तो अगर फोल्ड आगे जब दस्ती खोलोगे तो आगे स्ट्रेच होगा, तो आगे जो स्ट्रेच हो रहा है उसके लिए क्या आ गया है, टोपो आइसोमरेज भी आ गया है, कि वापस वो खुले नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियो हो गया, ये आप देख लोगे। यहाँ पे ट्रॉम्बोन मॉडल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये वाला समझने से पहले आपको ये देखो, हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि जो आपका जाके ये वाला पार्ट है, कि मतलब जो ये ग्रीन वाला है, ये तो आपका कोर इंजाइम है, मेन फंक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। साथ में स्लाइडिंग क्लैंप है, चूटा को देखे हो, कप तार, तार में चूटा लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वहां से चूटा कपड़ा उड़ नहीं जाए, यानी कि न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड उड़ ना जाए, चूटा लगाते हैं, और वो चूटा को आगे आगे मूव कराते हैं, जो साथ में वो मूव करते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट इसके साथ है। सो यहाँ पे ग्रीन वाला जो पार्ट है वो पॉल 3 का कोर एंजाइम है, और जो टाउ प्रोटीन दिखा रहा है, ये तीनों जो ब्लू वाला पार्ट है, ये तीनों टाउ प्रोटीन है, मतलब ये जोड़ के रखता है तीनों कोर प्रोटीन को, ठीक है। और ये स्लाइडिंग क्लैंप लोडर जो है वो स्लाइडिंग क्लैंप को पकड़ता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है जो हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, वो वाला थोड़ा कंफ्यूजिव है ये वाला, इसलिए हम लोग ये वाला करेंगे। ये वाला जो है आप देखो, ये कोर अल्फा है, इसके साथ कितने सब यूनिट जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। अब जो बीटा सब यूनिट है वो कैसा शो कर रहा है, क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये सर्कल लाइक रिंग से बना रहा है। तो वो जब आएगा स्लाइडिंग क्लैंप में कितने सब यूनिट है, तो बीटा से कौन से सब यूनिट है, तो बीटा सब यूनिट है, ठीक है। कैटालाइटिक कोर एंजाइम जो उसके साथ कौन कौन सा, अल्फा, थीटा और एप्सिलॉन सब यूनिट है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा ये है, ये लाइव साइमल्टेनियसली एक दो जगह और चलता है एक्चुअली। ये लाइव भी चल रहा है, इसलिए जब ये यूट्यूब पे जाएगा तो सोचेंगे कि मतलब कहाँ पे चल, तो ये लाइव भी चलता है, इस पे स्टूडेंट क्लास करते हैं। सो आपको ये पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डिटेल में जब तक नहीं पढ़ोगे, थोड़ा अभी तो ये मतलब बहुत बेसिक सा है, जब आगे बहुत डिटेल आने वाला है, कुछ चीज़ें आपको नहीं मालूम है, कुछ चीज़ें आप न्यू ऐड करोगे अपने पास।
ठीक है। और ये रिवीजन की चीज़ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे, अभी आपको लगेगा वो सब याद है। ठीक है। अब यहाँ पे जो बीटा क्लैंप है, डीएनए फैसिलिटेटेड बाय 5 सब यूनिट असेंबली, गामा कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो डेल्टा गामा साई और एक्स सारा सब यूनिट ऐड हो, ये आप सब पढ़ लोगे, पढ़ने की इसमें कुछ समझना नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट टेबल है। अल्फा का क्या काम है? सो अल्फा और एप्सिलॉन वो क्या काम करता है? कोर पॉलीमरेज है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी कौन करता है? अल्फा। अल्फा जो है वो कौन सी एक्टिविटी करता है? पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। अब जो ये है जाके आपका प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी कौन करता है? वो तो एप्साइलन क्या करता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है, ठीक है। डेल्टा है, डेल्टा और डेल्टा डैश क्या करता है? क्लैंप लोडिंग करता है, यानी गामा सब यूनिट बनाता है, ठीक है। ये देखो, आप ये देख रहे हो डीएनए पॉलीमरेज है, स्लाइडिंग क्लैंप लग गया है डीएनए पॉलीमरेज के साथ। स्लाइडिंग क्लैंप जो है वो फ्लेक्सिबल प्रोटीन, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्रोटीन मैंने दिखाया हो, ये देखो ये फ्लेक्सिबल लिंकर है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले ये देखो, ये फ्लेक्सिबल लिंकर है, ये ऐड करते जाता है सब यूनिट को, और जहां तक उसको टेम्पलेट प्रोवाइड होता है वहां तक ही यहाँ तक ऐड कर दिया, उसके बाद पॉलीमरेज रिमूव हो जाता है, ठीक है। एटीपी बाइंडिंग यहाँ भी, अब देखो एटीपी बाइंडिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, एटीपी का जरूरत कहाँ कहाँ पड़ रहा था? तो एक तो डीएनए ए में पड़ रहा था, एक डीएनए बी में पड़ रहा था, ये डीएनए बी में पड़ रहा था, एक कहाँ पड़ रहा है? कपल एटीपी बाइंडिंग एंड हाइड्रोलाइसिस किसमें? जब ये यहाँ पे लोड हो रहा है, स्लाइडिंग क्लैंप लोडर कैटेलाइज द ओपनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ स्लाइडिंग क्लैंप्स ऑन डीएनए, ठीक है। Like DNA helicase topaz these enzyme after the confirmation that targets the sliding but not its chemical, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लोगे। आज के लिए इतना ही काफी है या थोड़ा सा आगे और पढ़? ये अलग ही एक तमाशा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, यहाँ पे सेटअप जो है वो सारा पूरा डमाडोल है। यहाँ पे देखो ये वाला जो है एटीपी आता है। अब देखो ये लोड कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे जो ये है लोडर, क्लैंप लोडर, इस एटीपी आके इसे बाइंड किया, स्लाइडिंग क्लैंप आया, और फिर ये इसके साथ जुड़ गया, और ये पहले क्लोज था, देखो अब ये ओपन हो गया, मतलब डीएनए में जाके जुड़ेगा। ये ओपन था, अब ये वाला जो है डीएनए के साथ जुड़ जा रहा है, और फिर एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है। जब ये पूरा खत्म हो गया स्टैंड टेम्पलेट, एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुआ, और ये एडीपी की फॉर्म में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में अलग हुआ, और पॉलीमर मतलब ये अलग हुआ, साथ में एंजाइम भी अलग हो जाता है। अब देखो ये वाला जो है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी खत्म नहीं होगा। सो ये पाम लाइक जो है, इसको क्या चाहिए? डीएनटीपी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि करेक्ट बेस पेयर वो कैसे लेता है, कि मतलब वो डीएनटीपी आरएनटीपी में वो कैसे करता है डिफरेंस। सो यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेटर होता है, कि मतलब वो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, हाँ डिस्क्रिमिनेटर होता है, या फिर डिटरमाइन के लिए डिटर्मिनेटर बोलो। तो वहाँ पे अमाइनो एसिड होता है, कौन सा? अमीनो ग्लूटामेट। अब इसके पास OH है, और आरएनटीपी भी क्या प्रोवाइड करता है? OH ग्रुप, और OH OH मिलेंगे एक ही जगह, एक जैसे लोग हैं, वहां पे क्या काउस होगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस, और वो आके नहीं ऐड हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक क्यों नहीं हो पा रहा, जैसे कि यहाँ पे देखो
इस ये वाला जो है ना पॉकेट होता है, ये क्या होता है, पॉकेट होता है एंजाइम का। अब क्या है कि आया डीएनटीपी इस पॉकेट में फिट हो गया, ये करेक्ट करेक्ट बेस ऐड हुआ, पॉकेट में फिट हो गया। यहाँ पे जो है एडेनिन था, एडेनिन से एडेनिन तो बाइंड नहीं किया, एडेनिन से थाइमिन बाइंड करेगा, तो ये करेक्ट बेस पेयर है, खुद पॉकेट में फिट हो गया। अब ये करेक्ट बेस पेयरिंग नहीं होगा या फिर गलती से ऐड हो जाएगा, तो ये पॉकेट में फिट नहीं होगा, पॉकेट में फिट नहीं होगा तो ये वाला जो है कन्फर्मेशन सही नहीं जाएगा, और ये OH ग्रुप इससे फिर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्लियर। आप इसको रीड करोगे ये वाला सारा, 2 मिनट है, रीड कर लो। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आरएनटीपी जो है वो ज्यादा रहता है, 10 फोल्ड हायर कंसंट्रेशन, दे आर इनकॉर्पोरेटेड एट द रेट दैट इज मोर देन 1000 फोल्ड लोअर देन डीएनटीपी। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, अगर किसी को मन ज्यादा खुरपाती करने का हुआ वो ग्लूटामेट की जगह एलानीन ऐड कर दे तो डीएनटीपी और आरएनटीपी के बीच का डिस्क्रिमिनेशन चला जाएगा, हो सके कुछ और ऐड हो जाए आरएनटीपी डीएनटीपी की जगह। यहाँ भी देखो वो शो किया गया है, वो सारा आप पढ़ोगे, ये सारा वही चीजें कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। इसमें लास्ट में इस पे यहाँ पे देखो डीएनए पॉलीमरेज जो है ऑफ द 5 डीएनए पॉलीमरेज ऑफ इकोलाई, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 5 है, तो पोल ए का सब यूनिट 1 होता है, पोल बी का 7, डीएनए पॉलीमरेज 3, पोल सी डीएनए ई भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन इसका 1 का पोल है, पोल बी पोल सी का नाम डीएनए ई भी है, और डीन बी है इसका 4 का, और जो ये है UMUC, देखो यहाँ पे दिख रहा है UMUC, ये 3 है पूरा। ठीक है, 3 सब यूनिट का बना है। ठीक है, द फिडिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमर रेफर टू इट्स एबिलिटी टू एक्यूरेट रेप्लिकेट। अब देखो 3' to 5' जो होता है एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग होता है। अब ये डिफ्रेंशिएट इसमें जो 3' to 5' प्रूफ रीडिंग किसमें किसमें होता है, 1 2 3 में ही होता है प्रूफ रीडिंग, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, बाकी 4 5 में नहीं होता है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसमें होता है, ओनली डीएनए पॉलीमरेज 1 में होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखोगे। अब आगे का हम लोग आगे वाले लेक्चर में करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। होप सो यू हैड लाइक द सेशन। आप लोग पूरा रिवीजन करोगे, जो भी डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में डालोगे, जो कोई भी सजेशन देगा, जैसे कि 1 2 सजेशन आए थे कि कैमरा का पोजीशन सही नहीं है, थोड़ा सा साउंड का इशू है, या फिर जो जो कुछ भी हो वो सारा धीरे धीरे दूर हो जाएगा, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर मेन गोल। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप देख लेना, जो कोई भी सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू, गुड नाइट।